हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। अभी तक हम लोग ने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन और उसके कुछ टॉपिक को कवर किया था, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे जब हायर यील्ड को बनाना होता है, ऑब्टेन करना होता है, तो कौन कौन से सिस्टम को हम लोग यूज करते हैं, जिसमें एक है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, देखो इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों है? बिकॉज पॉपुलेशन जो बढ़ रही है तो उसके फूड रिसोर्सेज की डिमांड भी बढ़ रही है, तो उसको फुलफिल करने के लिए, फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ऑब्वियस सी बात है हम कल्टीवेशन का एरिया लेंगे लैंड का। ठीक है, और वो हम इंक्रीज नहीं कर सकते, हम लैंड को तो इंक्रीज नहीं कर सकते, तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे प्रोडक्शन बढ़े। इसके लिए क्रॉप प्लांट्स लेंगे और उनकी हमें इफिशिएंसी बढ़ानी होगी। ठीक है, ना सिर्फ क्वालिटी बल्कि क्वालिटी भी बढ़ानी होगी, क्वांटिटी तो बढ़ानी है, क्योंकि इतने सारे लोग हो गए हैं, पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो उनको फीड कराने के लिए, उनकी फूड रिसोर्सेज को फुलफिल करने के लिए हमें क्वालिटी तो बढ़ानी पड़ेगी, बट उसके साथ साथ क्वालिटी भी बढ़ानी पड़ेगी और न्यूट्रिटिव वैल्यू भी बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि देखो क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, ये तो सबको पता है। आज के ज़माने में सब जानते हैं कि अच्छा खाना सेहत के लिए अच्छी है, ज़्यादा न्यूट्रिटिव फूड खाना हमारे सेहत के लिए अच्छा है, तो क्वालिटी तो है ही, उतनी ही इम्पॉर्टेंट है उसकी क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। अब ये हम लोग कैसे करेंगे? तो जो क्रॉप कल्टीवेट करने की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं, जब भी किसी क्रॉप को कल्टीवेट करना होता है तो उसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। वो क्या है? सबसे पहले तो हम बात करेंगे सनलाइट। ऑब्वियस ही बात है, सनलाइट की बहुत ज़रूरत होती है, बिना सनलाइट के तो कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, सेकेंड अगर हम बात करें तो कहें हाँ वाटर की, वाटर भी ज़रूरी है। थर्ड अगर हम इसकी बेसिक नीड की बात करें, रिक्वायरमेंट की, तो दैट इज एयर। एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, तो उसी से लेके तो जो है फोटोसिंथेसिस वगैरह होगा। ठीक है, और अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ऑब्वियस ही बात है न्यूट्रिएंट्स, जैसे ह्यूमन बीइंग के लिए न्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट है, वैसे ही प्लांट के लिए भी, क्रॉप्स के लिए भी न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम इसके अलावा तीन बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करें तो वो क्या है, चलो मैं बताती हूँ। सबसे पहले उसमें होगा क्लाइमेट कंडीशन। ठीक है, क्लाइमेट कंडीशन हो गया, दूसरा आपका हो जाएगा टेम्परेचर। ठीक है, थर्ड आपका हो जाएगा फोटो पीरियड। अब देखो क्लाइमेट कंडीशन क्या है, कहीं कहीं पे टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है, ये डिपेंड करता है अलग अलग शहरों में। ठीक है, अलग अलग रीजन में। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, साउथ की बात करें तो साउथ में हमेशा बारिश का माहौल रहता है। ठीक है, अगर वहाँ की क्रॉप को हम नॉर्थ रीजन में, जहाँ पर बारिश नहीं होती, ठंड होती है, ठीक है, वहाँ पे हम उगाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि जब साउथ में बहुत ज़्यादा रेनी सीजन में क्रॉप उग रही है, वहाँ पे निकल रही है, तो इसका मतलब है वो क्रॉप ने अपने आप को एडॉप्ट कर लिया था ऐसे रेनी सीजन में अपने आप को ग्रो करने के लिए। अब वो चाहो आप नॉर्थ में लाके लगा दो तो क्या पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। कुछ तो हो भी जाएंगी, लेकिन इतनी ज़्यादा तरीके से मतलब वो नहीं हो पाएंगी, क्वांटिटी नहीं दे पाएंगी। ठीक है, अगर इसी में हम दूसरा एग्जांपल ले लें, जैसे बहुत ज़्यादा रेन कहाँ पर होती है, किसी को कोई आइडिया है तो मैं बताती हूँ। चलो सबसे ज़्यादा मैं एग्जांपल ले लूँ, मेघालय में क्या होता है, बहुत पानी बरसता है, और जिसमें कम पानी बरस रहा है वो जगह राजस्थान में जैसलमेर, तो वहाँ पे तो बारिश नाम की ही होती है। तो अब वहाँ पे टेम्परेचर मेघालय में कैसा है, रेनी सीजन वाला है, तो वहाँ की प्लांट आप सोचो राजस्थान के जैसलमेर में लाके लगा दो और उगा दो, वो हो जाए तो नहीं हो। ये आता है आपके क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर। ठीक है, अब सेकेंड टेम्परेचर में तो समझ में आ गया ना, कम टेम्परेचर जहाँ पर है वहाँ की प्लांट का वैसे ही अडॉप्ट कर लेती हैं, और जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ की प्लांट अलग होती है। तो अलग अलग टेम्परेचर की वजह से ज़रूरी नहीं है कि प्लांट ग्रो ही कर जाए। अब लास्ट जो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट दैट इज फोटो पीरियड में क्या होता है, ये रिलेटेड होती है ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट की। अब जैसे जहाँ पे ज़्यादा सन, जैसे कि एक सपोज ये एरिया है, ठीक है, अब इतना एरिया इसमें जो है, सपोज ये पूरा एरिया, इसमें पूरे में सन पड़ रही है,
सनलाइट पड़ रही, तो ऐसे एरिया में क्या होगा कि फ्लावर ज़्यादा निकलेगा। और जहाँ पे कम सन पड़ेगी, डार्क एरिया, वहाँ पे वेजिटेटिव ग्रोथ होगी। ठीक है, जिस एरिया में सन ज़्यादा पड़ेगा, सनलाइट, तो उस एरिया में फ्लावर की ग्रोथ ज़्यादा होगी, और जिस एरिया में डार्क रीजन होगा वहाँ पे वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होगी। ये बात क्लियर होगी। तो क्रॉप वैरायटी जो है, जो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट है, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होता है। और इसकी अप्रोच क्या है? तो अप्रोच ये है कि ये एक ऐसी क्रॉप वैरायटी फाइंड करना है जो कि एक अच्छी ईल्ड दे। अच्छी ईल्ड क्यों चाहिए? क्योंकि पॉपुलेशन की डिमांड को फुलफिल करना है। हम सारा इसी वजह से तो कर रहे हैं, अच्छी ईल्ड की वजह से। जब भी हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे, हमेशा दिमाग में आपके एक एम याद रहना चाहिए कि जो पब्लिक है, यानी जो पॉपुलेशन है, उसकी डिमांड जो आ रही है उसको फुलफिल करना है। तो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट की अप्रोच क्या होगी कि क्रॉप की एक ऐसी वैरायटी फाइंड आउट करना जो कि एक अच्छी ईल्ड दे सके, मतलब पॉपुलेशन की डिमांड को फुलफिल कर सके। नाउ क्लियर? अब सवाल ये उठता है, हम वैरायटी को इंप्रूव करें कैसे? ठीक है, अब देखो, जैसे सपोज आपके पास कोई एक प्लांट है, ठीक है। अब ये प्लांट क्या है, ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाएगा, ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अब ऑब्वियस बात है, हम प्रोडक्शन कम करने के लिए तो कर नहीं रहे, हम किस लिए कर रहे हैं? ताकि प्रोडक्शन बढ़ सके। सपोज ये टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस तक टॉलरेट कर सकता है, 30 डिग्री को ये टॉलरेट नहीं कर सकता। और टेम्परेचर क्या होता है? एक अनप्रिडिक्टेबल होता है, कभी ज़्यादा कभी कम। कभी कभी क्या होता है, जैसे फरवरी और मार्च के महीने में हमें लगता है कि कभी कभी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो लगता है कि अब सर्दी चली गई है, लेकिन फिर अचानक से बैक हो जाता है ठंड में। तो ये अनप्रिडिक्टेबल टेम्परेचर होता है। तो फार्मर ऐसी वैरायटी चाहेंगे इस क्रॉप की जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन जो होती है उसको टॉलरेट कर पाए। 5 डिग्री ऊपर नीचे हो तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे कि 10 डिग्री का टेम्परेचर अप एंड राइज हो रहा है, अप हो रहा है या डाउन हो रहा है, तो उसको टॉलरेट कर पाए, इसलिए वैरायटी को इंप्रूव किया जाता है। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या देखना होगा? सबसे पहले तो डिसीज रेजिस्टेंस होना चाहिए। अगर प्लांट में जल्दी जल्दी डिसीज होने लगेगी तो प्रोडक्शन ज्यादा कैसे होगा? ठीक है, अब देखो जो है, इसलिए वैरायटी को इंप्रूव किया जाता है। अब कैसे? जब से सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखेंगे, डिसीज रेजिस्टेंस। अब अगर प्लांट में जल्दी जल्दी डिसीज होने लगेंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा कैसे होगा? कैसे ज्यादा यील्ड होगी? कैसे हमारी पॉपुलेशन की डिमांड फुलफिल होगी? तो इसलिए बोला जाता है ऐसी वैरायटी चूज करो जो जल्दी जल्दी बीमार ना पड़े, जो कि डिसीज रेजिस्टेंस हो। अब जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे तो बीमारी का इलाज देखना पड़ेगा, तो उसे पैसे खर्चे होंगे। तो हम यहाँ पर कम पैसे में ज्यादा प्रोडक्शन और ज्यादा यील्ड चाह रहे हैं ना, तो इसलिए हमें डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट चाहिए होगा। सेकेंड क्या कह सकते हैं हम लोग कि रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स। अब इसका मतलब क्या है? देखो क्या होता है, फर्टिलाइजर का काम क्या होता है? फर्टिलाइजर का काम होता है ग्रोथ को इनहेंस करना। जो भी न्यूट्रिएंट्स है क्रॉप प्लांट्स को चाहिए, अगर उसको सॉइल से मिल नहीं पा रहा है प्रॉपर क्वांटिटी में, तो फर्टिलाइजर क्या करेगा? फर्टिलाइजर रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स भी क्रॉप प्लांट को जाकर दे देते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर ने क्या करा? अपना काम कर दिया। उसका काम क्या था कि उसकी ग्रोथ को इनहेंस करना, उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स को देना। बट अगर क्रॉप जो है, जो हमारे पास क्रॉप है, वो रिस्पॉन्स ही ना करे फर्टिलाइजर के साथ, तो क्या होगा? इसलिए ऐसी वैरायटी चाहिए जो कि फर्टिलाइजर को रिस्पॉन्स कर पाए। यानी हमें अब हमने फर्टिलाइजर का काम था, अब हमने क्या करा? क्रॉप को फर्टिलाइजर क्रॉप में डाल दिया, मैंने अपना काम करते हुए नहीं और मैं जाके लेट गई। ठीक है, लेकिन उस प्लांट ने एब्जॉर्ब ही नहीं किया उससे न्यूट्रिएंट जो उसको चाहिए था, वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। तो ऐसी प्लांट का या ऐसे क्रॉप का क्या फायदा जो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है? तो इसलिए हमको रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर वाली, यानी ऐसी क्रॉप चाहिए जो फर्टिलाइजर को रिस्पॉन्स कर सके। नाउ क्लियर? नेक्स्ट क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट क्वालिटी।
प्रोडक्ट क्वालिटी। अब प्रोडक्ट क्वालिटी ऑब्वियस ही बात है, अब हम इतना सब कुछ कर रहे हैं तो प्रोडक्ट की क्वालिटी तो अच्छी होनी ही चाहिए, तभी तो सपोज हमने इतना सब कुछ किया, डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स भी ले लिया, रिस्पॉन्स जो फर्टिलाइजर को रिस्पॉन्स कर रही है ऐसी क्रॉप भी ले ली, पर उसकी क्वालिटी ही नहीं अच्छी है। जब क्वालिटी नहीं अच्छी है तो ये सब करा धरा तो सब बेकार हो गया। तो हमारी जो प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ऐसे प्लांट लेंगे जिनकी प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी होगी, ठीक है। हाई यील्ड, हाई यील्ड। अब हाई यील्ड में क्या है, यही हमें चाहिए, पूरा हमारा काम ही यही हो रहा है हाई यील्ड के लिए। जब भी हम किसी भी तरह का इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, चाहे वो वैरायटी में हो, चाहे वो प्रोडक्शन में हो, और चाहे वो प्रोटेक्शन में हो, ठीक है, किसमें, चाहे वो वैरायटी में हो, चाहे प्रोडक्शन में हो, और चाहे प्रोटेक्शन में हो, किसी भी तरह का मैनेजमेंट कर रहे हो, हमारा एम क्या होगा, हाई यील्ड। तभी तो पॉपुलेशन की जो बढ़ती डिमांड है उसको हम फुलफिल कर पाएंगे। अब सपोज हमारे पास एग्जांपल है, सपोज हमारे पास वैरायटी 1 है, ठीक है, ये वैरायटी 1 प्लांट है, ठीक है। अब इसमें जो है ये क्या है, ये डिसीज रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये डिजीज रेजिस्टेंस है। और हमारे पास दूसरी जो है प्लांट है, इसमें भी फ्रूट्स लगे हुए हैं, ठीक है, इसमें क्या है, बेटर फ्लेवर है। ये अलग अलग वैरायटी के क्रॉप्स है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसको क्रॉस करा दें, क्रॉसिंग करा दें, तो हमारे पास एक ऐसी वैरायटी का प्लांट मिलेगा जो डिसीज रेजिस्टेंस हो प्लस बेटर फ्लेवर भी हो। अब मार्केट में हम इसको लेके जाएं, ठीक है, अगर ये डिजीज रेजिस्टेंस नहीं हुआ तो इसको बीमारी हो जाए, आई मीन इस पे बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होगा तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है, कम पैसों में हमारा काम अच्छा बनता रहे। तो अगर इसका फ्लेवर नहीं अच्छा है तो मार्केट में कोई पसंद नहीं करेगा, तो ऐसी प्लांट उगाने का क्या फायदा जिसकी सेल ही ना हो। तो ये जब डिजीज रेजिस्टेंस प्लस बेटर फ्लेवर वाला जो प्लांट है, ये दोनों को हमने क्रॉप्स को क्रॉस करा दिया, तो हमारे पास तीसरी वैरायटी निकल कर आ गई, ठीक है, जो कैसी है, डिजीज रेजिस्टेंस भी है और बेटर फ्लेवर भी है। तो इस क्रॉस को देखते हुए अगर हम बात करें कि जो क्रॉप वैरायटी है उसको इंप्रूव किया जाता है किसके द्वारा, प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा। और प्लांट ब्रीडिंग मतलब कैसे हो सकती है, या तो वो जो सिलेक्शन से हो या तो हाइब्रिडाइजेशन। अब ये हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हमने जो क्रॉस कराया था, एग्जाम्पल दिया था डिजीज रेजिस्टेंट प्लस बेटर फ्लेवर वाला, उसमें हाइब्रिडाइजेशन ही हुआ था क्रॉस में। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इज द क्रॉसिंग ऑफ टू प्लांट्स, जो इसमें दो प्लांट का क्रॉस कराए जाते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं जेनेटिकली भी, और उनमें बहुत सारे अलग कैरेक्टर भी होते हैं, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या पॉसिबल हो सकता है, इसमें हम लोग कंबाइन करते हैं सारे गुड कैरेक्टर को एक ही वैरायटी के अंदर और एक्सप्लॉइट करते हैं और यूटिलाइज करते हैं हाइब्रिड विगर के साथ। अब अगर हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉसिंग की हम बात करें तो देखो इसमें 3 तरीके के हो सकते हैं। एक आपका है इंटर वैराइटल, एक इंटर स्पेसिफिक और एक है इंटर जेनेरिक। इंटर वैराइटल में क्या होता है, इंटर वैराइटल में मतलब ये क्रॉस कराया जाएगा बिटवीन डिफरेंट वैरायटीज। डिफरेंट वैरायटीज की बात कर लें, जैसे हमने एक व्हीट ले लिया और हमने इसका क्रॉस करा लिया राइस के साथ, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, इंटर वैराइटल का। और अगर हम इंटर स्पेसिफिक की बात करें तो जैसे इसमें बिटवीन 2 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम जीनस, जिसके जीनस सेम हो बट डिफरेंट स्पीशीज हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक बात करें, गर्मियों के दिनों में मैंगो बहुत आता है, ठीक है, हम लोग बड़े चाव से उसको खाते हैं। तो मैंगो की कितनी सारी वेराइटीज होती हैं, यानी कितनी ज्यादा स्पीशीज होती हैं, तो वो क्या हो गया, मैंगो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग कुछ हम खा भी पाते कुछ नहीं भी खा पाते, वो इंटर स्पेसिफिक हो गया, मतलब कि इसमें क्रॉसिंग करा रहे 2 डिफरेंट स्पीशीज को बट उनके जीनस सेम है। अब इंटर जेनेरिक, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, बिटवीन डिफरेंट जेनेरा, तो इसमें जब जेनेरा डिफरेंट होता है तब उनमें बीच में क्रॉसिंग कराई जाती है, तो ये हमारा इंटरजेनेरिक कहलाता है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है किसका, हाइब्रिडाइजेशन का, ये इसका क्या काम है, मोर फुलफिल बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग को के द्वारा फुलफिल किया जाता है। आजकल क्या हो रहा है, जो डिजायर कैरेक्टर होते हैं प्लांट्स के, वो कैसे ऑब्टेन हो रहे हैं, बाय इंट्रोड्यूसिंग द जीन ऑफ डिजायर कैरेक्टर। जो डिजायर कैरेक्टर है उसको इंट्रोड्यूस करा दिया जाए उसके जीन को, और ऐसी क्रॉप्स को हम लोग कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप या जीएम क्रॉप, जीएमओ क्रॉप्स, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई।
अब हम लोग इसके कुछ फैक्टर हैं, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट के साथ हम लोग देखते हैं क्या होता है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू इन्वॉल्व क्रॉप यील्ड इज टू improve the variety of crop which has following characteristic. crop variety improvement is done the following purpose. सबसे पहला हायर यील्ड, इतनी बार पढ़ा है, आपको समझ में आ गया होगा। जो हमारा मेन अप्रोच है, हम इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, क्यों अलग अलग तरीके से क्यों कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से, क्योंकि हमें चाहिए होगी हायर यील्ड, ठीक है। इस वजह से हम ये पूरा इंप्रूवमेंट कर रहे हैं वैरायटियों में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बेटर क्वालिटी। ऑब्वियस सी बात है कि बेटर क्वालिटी को भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है। हम क्वालिटी में इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से, जेनेटिकल मॉडिफिकेशन से। सपोज अलग अलग दो वैरायटीज है, उन दोनों में अलग अलग डिजायरेबल क्वालिटीज हैं या ट्रेट्स हैं, तो एक हो गया डिसीज रेजिस्टेंस और एक हो गया बेटर फ्लेवर। अभी हमने एग्जांपल के तौर पे समझाया था। तो क्या होगा, दोनों में क्रॉसिंग ओवर करा दी जाए तो न्यू वैरायटी में दोनों डिजायरेबल क्वालिटीज या ट्रेड्स आ जाएंगे। या फिर आपने क्या किया, एक जीन को इनकॉर्पोरेट किया या जीन को ऑल्टर कर दिया, जिसके कारण डिजायरेबल क्वालिटी मिल जाएगी। नाउ क्लियर। और एक पॉइंट ये है कि अलग अलग क्रॉप अलग अलग क्वालिटी को कंसीडर करना चाहिए जब भी आप उसकी वैरायटी को इंप्रूव कर रहे हो। तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले लेती हूँ पल्स, और एक हमारे पास है ऑयल सीड, ठीक है। देखो पल्स से क्या है, प्रोटीन, ये प्रोवाइड क्या कर रहा है, पल्स हमें सब पता है, जो दालें होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं प्रोटीन को, और प्रोटीन किसकी बनी होती है, अमीनो एसिड्स की बनी होती है, ये बात क्लियर। और ऑयल सीड क्या होते हैं, ये जो है हमें प्रोवाइड करते हैं ऑयल, और बने किसके होते हैं, फैटी एसिड के, ये सबको पता है। ऑयल सीड में जैसे आपने सेसम सीड देखे होंगे, ग्राउंड नट सीड देखे होंगे, तो ये ऑयल सीड होते हैं, तो इनसे हमें ऑयल निकलता है, इसीलिए उनको ऑयल सीड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पल्स हमें प्रोटीन प्रोवाइड करती है और अमीनो एसिड, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी पल्स में सारे अमीनो एसिड्स हो, तो कुछ एक या दो अमीनो एसिड एब्सेंट भी हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको इंप्रूव करने के लिए ऐसा इंप्रूवमेंट लाए कि जो एक या दो अमीनो एसिड मिस हैं वो भी इसमें पाए जाएं, तो ये इसके इंप्रूवमेंट का एक अच्छा एग्जांपल होगा। और यहीं पर अगर ऑयल सीड में ऑयल से बने होते हैं, ऑयल सीड से ऑयल निकलता है, ठीक है, और ये बने किससे होते हैं, फैटी एसिड के, तो इसमें कुछ इसेंशियल फैटी एसिड होता है और कुछ नॉन इसेंशियल फैटी एसिड होता है। तो जो इसेंशियल फैटी एसिड होता है जरूरी नहीं कि पूरे के पूरे प्रेजेंट हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि ऐसा इंप्रूवमेंट करना होता है जिससे इसमें पूरे के पूरे इसेंशियल फैटी एसिड प्रेजेंट हो जाए, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट आपका आता है बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस। अब बायोटिक एबायोटिक रेजिस्टेंस में क्या होगा, इसमें डिजीज, इंसेक्ट एंड पेस्ट रेजिस्टेंस होना चाहिए। देखो क्या होगा, जो क्रॉप का प्रोडक्शन होता है वो डाउन हो सकता है, किसकी वजह से, बायोटिक की वजह से, जैसे उसमें डिसीज, इंसेक्ट एंड नेमाटोड्स की वजह से। और एबायोटिक में क्या क्या हो सकता है, ड्रॉट, सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग, हीट, कोल्ड एंड फ्रॉस्ट, ये सब स्ट्रेस जो होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के अंडर होते हैं, जिसकी वजह से हमें प्लांट ऐसे चाहिए जो बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस हो, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट आपका आएगा डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स for specific crop like dominance, intensive branching, mold tillering and increased fertilizer responsiveness। देखो इसका मतलब क्या है, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले फॉडर क्रॉप्स, फॉडर क्या, ये स्पेलिंग होगी FODDER, फॉडर क्रॉप्स। फॉडर क्रॉप्स जनरली कैसे होते हैं, ये लंबे होते हैं, ब्रांच इसमें नहीं होती है ज्यादा, ठीक है। और ऐसा होना भी चाहिए, जो फॉडर प्लांट्स है उनको लंबे होने चाहिए और ब्रांच ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका काम क्या होता है, ये एनिमल फीड में होता है, तो इसमें इतनी ब्रांचेस की जरूरत नहीं होती, जितना लंबा ब्रांच होगा उतनी ज्यादा हमें इसमें न्यूट्रिएंट्स ये कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ये कम न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करके और ज्यादा प्रोडक्टिव हो, क्यों इतना ज्यादा खर्चा हो, ठीक है। अब उसी तरह पर हम बात करें सीरियल्स की, सीरियल्स में क्या होता है कि अनाज वगैरह निकलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो मोटिव होता है कि सीरियल्स प्लांट को हमेशा बौना होना चाहिए और लेस न्यूट्रिएंट्स को इसको कंज्यूम करना चाहिए। बौना होगा तो ऑब्वियस बात है कम लंबा होगा तो कम न्यूट्रिएंट्स लेगा, तो फिर हम इसको हार्वेस्ट कर लेंगे तो दोबारा से हम दूसरा प्लांट लगा सकते हैं, तो इसलिए डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर होने चाहिए इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है वाइडर एडाप्टेबिलिटी। ऑब्वियस बात है इसमें एडाप्टेबिलिटी
होनी चाहिए, क्योंकि क्या होगा अगर वो टेम्परेचर है या फिर कुछ क्लाइमेट कंडीशन है, अगर वो ज़्यादा एडॉप्टेबल होगा तभी तो हमारा क्रॉप इंप्रूव हो पाएगा। नाउ क्लियर। अब अर्ली मैच्योरेशन यानी राइपिंग। अर्ली मैच्योरेशन में देखो क्या होता है कि जैसे कोई प्लांट है, ठीक है, तो वो कैसे ग्रो होगा। सबसे पहले हमने उसमें बीज को बोया मिट्टी में, ठीक है, तो उसमें जर्मिनेट किया वो बीज, जब जर्मिनेट होगा तो ग्रो करेगा, तो उसमें रूट शूट लीव्स ये सब निकलेंगी। फिर क्या होगा, फिर वो एक टाइम पे मैच्योर हो जाएगा। जब मैच्योर होगा तो यानी उसका हार्वेस्ट करने का टाइम आ जाएगा, लेकिन ये एक डिफिनेट हाइट तक और डिफिनेट एज तक ही ग्रो कर पाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगर जैसे सपोज एग्जांपल दे रहे हैं, जनवरी से मई तक हमने प्लांट को ग्रो कराया, ये ग्रो करने का उनका टाइम है, जून में उनको हार्वेस्ट कर लिया। इसी तरीके से ये 6 मंथ में हमने 2 बार इसको हार्वेस्ट किया। लेकिन अगर हम इसकी अर्ली मैच्योरेशन कर दें ना, 6 महीने की जगह ये 2 महीने में या 3 महीने में ये हार्वेस्ट होने के लिए तैयार हो जाए, ये मैच्योर हो जाए, तो हमारा जो ये क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी ना, यील्ड हमारी बढ़ जाएगी। तो इसमें अर्ली मैच्योरेशन होनी चाहिए। बेटर रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स, ये तो मैंने इससे पहले भी बताया हुआ था कि बेटर रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है फर्टिलाइजर, देखो फर्टिलाइजर का काम होता है ग्रोथ को इनहेंस करना। जो भी न्यूट्रिएंट्स क्रॉप प्लांट को चाहिए, अगर उसको सॉइल से नहीं मिल पा रहा प्रॉपर क्वांटिटी में, तो फर्टिलाइजर क्या करेगा, रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स को क्रॉप प्लांट को जाकर दे देता है। लेकिन फर्टिलाइजर ने तो अपना काम कर दिया, बट क्रॉप अगर रिस्पॉन्स ना करे तो क्या होगा, तो क्रॉप वैरायटी ऐसी लेनी चाहिए जो कि फर्टिलाइजर्स को रिस्पॉन्स कर सके। आई होप सो आपको ये पूरा क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊंगी क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। आई होप सो आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड वन मोर थिंग, बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आप तक टाइमली नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।